हेलो एवरीवन, क्रेज़ी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें। एक तो ये कि अभी हमने वीडियो के बीच में क्वेश्चंस देना शुरू किए हैं, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और उससे आपकी खुद की भी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी और आपको याद भी रहेगा ज़्यादा। ओके, यू विल रिमेंबर दैम वेल। एंड सेकेंडली, आज का जो वीडियो है इसमें कुछ आर्टिकल्स बहुत ही प्यारे इसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो मतलब अच्छे से एंजॉय करना और आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपको नॉलेज भी मिलेगा कुछ चीज़ों का। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो दिस आर द करंट अफेयर्स ऑल इन वन सीरीज़ फॉर 29 मई 2020। एंड एज यू ऑल नो, ऑल इन वन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स की न्यूज़ को कंपाइल किया गया है ताकि आपका रिवीजन ईजिली हो सके और आपका टाइम भी बचे। So first news is that May 29th was the International Day of UN Peacekeepers। और इस बार की जो थीम थी वो थी Women in Peacekeeping, अ की टू पीस। ओके, और ये जो है इंटरनेशनल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर मोर देन 3900 पीस कीपर्स जो कि अपनी ज़िंदगियां खो चुके हैं वाइल सर्विंग अंडर द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और इस साल जो है अब इनके चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको लोगों को प्रोटेक्ट भी करना है और साथ में कोविड-19 पेंडेमिक को कोप अप करने के लिए भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, और अभी जो है 1 मिलियन से ज़्यादा मेन और विमेन जो हैं वो सर्व कर रहे हैं 72 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। याद रखना कितने पीस कीपिंग ऑपरेशन है करंटली यूएन के? 72। अब इस साल की थीम का सिग्निफिकेंस क्या है? विमेन इन पीस कीपिंग क्यों है? क्योंकि ये साल जो है ये 20th एनिवर्सरी है ऑफ अडॉप्शन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325। तो यूएनएससी का रेजोल्यूशन नंबर 1325 याद रखना, यूएनएससी का है। ठीक है, 1325 रेजोल्यूशन ये था विमेन पीस एंड सिक्योरिटी पे, जिसको 20 साल पूरे हुए हैं और इसलिए ये थीम ली गई है। ओके, और पहला जो यूएन पीस कीपिंग मिशन था उसको स्टैब्लिश किया गया था May 29, 1948 को, और इसलिए हम 29 मई को ये डे मनाते हैं। और ये पहला जो पीस कीपिंग मिशन था ये काय के लिए था? टू मॉनिटर द आर्मिस्टिस अग्रीमेंट जो कि उस टाइम पे साइन किया गया था बिटवीन इजराइल एंड अरब। ठीक है, अब आर्मिस्टिस अग्रीमेंट की बात है, ये तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो कि साइन किया जाता है कि फाइटिंग को रोकने के लिए। ओके, नाउ सेकेंड न्यूज़ इज़ दैट यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो इंडिया के मेजर सुमन गवानी को दिया गया है। और ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और इनके साथ में ब्राज़ीलियन नेवल ऑफिसर कार्ला मोंटेरो डी कास्ट्रो अरूजो को भी मिला है। सो मेन आप इंडियन जो मेजर हैं उनका नाम याद रखना, सुमन गवानी। एंड ये जो अवार्ड है इसको क्रिएट किया गया था 2016 में, एंड इट रिकग्नाइजेज द एफर्ट एंड डेडिकेशन ऑफ मिलिट्री पीस कीपर्स। ठीक है, तो वही था कि ये पीस कीपिंग डे था, इसकी वजह से ही पीस कीपर्स डे था, इसकी वजह से ये अवार्ड दिया गया है। और ऐसे लोगों को दिया जाता है पीस कीपर्स को हु आर इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मिस सुमन जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन यूएन यानी कि यूएन मिशन इन साउथ सुडान। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड इंस्टेंट आधार बेस्ड ई-KYC। तो ये जो फैसिलिटी है ये पैन एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी जो कि आधार नंबर पोजेस करते हैं। तो इनके पास में मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आधार से रजिस्टर्ड हो, और जो पैन एलोकेट करने का प्रोसेस है वो पेपरलेस है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैन क्या होता है? इट इज़ अ परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। ये फैक्ट्स याद रखना, परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो आपके पास, कई लोग के पास होगा तो आपको ये पता भी होगा। और याद रखना कौन इसको इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये इनेबल करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टू लिंक द ट्रांजैक्शन ऑफ द पर्सन विद द डिपार्टमेंट। तो इसमें ट्रांजैक्शन सारे जो भी उस इंसान ने किए उनको लिंक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे TDS, TCS या टैक्स पेमेंट या इनकम रिटर्न और करस्पॉन्डेंस या स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे। ठीक है, तो अभी जो है अगर आपको इनकम रिटर्न्स फाइल करने होते हैं तो उसके लिए पैन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है। ओके, अब यूपी गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, 800 किलोमीटर का इन्होंने स्ट्रेच लिया हुआ है रोड का, और उसमें ट्रीज़ प्लांट किए जाएंगे मेडिसिनल वैल्यूज़ के, जो कि रोड के दोनों साइड पे
प्लांट किए जाएंगे। एंड दीज अर्बल ट्रीज इंक्लूड नीम, पीपल, सहजान वगैरह। ओके, और जो भी मतलब इसमें अर्बल में आपके ब्राह्मी, अश्वगंधा ये सब भी होते हैं, तो इनको भी प्लांट किया जाएगा। तो ये क्या करेंगे पेड़, एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे मेडिसिन के लिए, और इसके अलावा इरोजन ऑफ लैंड भी रोकेंगे। ठीक है, तो इसको पहले भी मतलब दिल्ली आगरा हाईवे पे शायद ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट है इट ऑल्सो एम्स टू रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज सच एज बोनसाई एंड कैक्टस इन होम्स। तो जो नॉन नेटिव है, यहाँ के नेटिव नहीं है स्पीशीज़, उनको उनकी ग्रोथ को कम करके इस तरीके के मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए। Now CIPIT has been renamed as Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology. इसका पहले नाम था Central Institute of Plastics Engineering and Technology। याद रखना, पहले प्लास्टिक्स था, अभी पेट्रोकेमिकल कर दिया है। ओके, एंड CIPIT का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ प्लास्टिक्स। ओके, और इट ऑल्सो फोकसेज ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोग्राम और इनोवेटिव प्लास्टिक बेस्ड सॉल्यूशंस। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके 4 कैटेगरीज होती हैं, पॉलीमर्स, इलास्टोमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स और सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट। और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो हब है वो मुंबई है। ओके, नाउ रोजगार सेतु स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय MP फॉर स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो कहाँ की स्कीम है रोजगार सेतु स्कीम, याद रखना मध्य प्रदेश की है, स्किल्ड वर्कर्स के लिए है। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि अपने घर वापस लौट के आए हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, याद रखना एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट वर्कर्स दैट हैव रिटर्न टू देयर होम्स। तो ये जो स्कीम है, इट इज़ टू कंडक्ट अ कंप्लीट सर्वे ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। तो पूरा प्रॉपर सर्वे किया जाएगा स्टेट की पॉपुलेशन का। और इसी के साथ में MP गवर्नमेंट ने स्वामित्व स्कीम भी लॉन्च करने का डिसाइड किया है। तो स्वामित्व स्कीम जो है वो पंचायती राज डे को ही लॉन्च की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा इन 2020। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है पंचायती राज डे कब आता है। वैसे हम ये बता चुके हैं। ओके, और स्वामित्व स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था टू मैप रूरल लैंड्स दैट आर इनहेबिटेड यूजिंग ड्रोन्स। ठीक है, ऐसे रूरल लैंड्स को मैप किया जाएगा जहाँ मतलब जो कि इनहेबिटेड है ड्रोन्स का यूज़ करके। तो ये विलेजेस का सर्वे और मैपिंग करने के लिए है विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए है, ताकि फार्मर्स कुछ भी अगर लोन वगैरह लेना चाहें तो उनको ईजिली मिल जाए। ठीक है, प्रॉपर मैपिंग हो जाए। ओके, Now G7 countries set up global partnership on artificial intelligence। तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है। अब न्यूज़ में ये क्यों था, ये तो पहले आ चुका है वैसे एक्चुअली इनिशिएटिव, क्योंकि US ने अभी डिसाइड किया है कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा। तो US इनिशियली पार्ट नहीं था इस ग्रुप का। ठीक है, G7 कंट्रीज़ में US भी एक मेंबर है, लेकिन उसने इस ग्रुप को पहले ज्वाइन नहीं किया था। और अब क्यों ज्वाइन कर रहा है, टू काउंटर चाइनीज़ डोमिनेंस। ठीक है, तो अब US जो है वो पूरी तरीके से आप समझ ही रहे हैं कि चाइना के पीछे पड़ा हुआ ही है। तो अब वो चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए है इन शेपिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन सर्वेलेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन एट द UN। ठीक है, तो AI वगैरह के ऊपर अब वहाँ पे इस पार्टनरशिप में स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ किया जाए। तो इसमें चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी और उसके कारण इसमें डोमिनेट कर रहा था कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए सर्वेलेंस और फेशियल रिकॉग्निशन के। तो अब उसको काउंटर करने के लिए US ने ग्रुप ज्वाइन किया है। G7 या ग्रुप ऑफ 7 जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज का कंसिस्ट करता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज सच एज, नाम याद रखना, फ्रांस, चाइना, इटली, जर्मनी, जापान, UK एंड US। ओके, और एक्चुअली में पहले ये G8 था और उसको अभी G7 कर दिया गया है। तो आपको मुझे ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल मी व्हाई G8 बिकेम G7। और ये जो ग्रुप है G7 इट हैज़ मोर देन 46% ऑफ द ग्लोबल GDP। ओके, नाउ अग्निप्रस्थ ये एक मिसाइल पार्क है जिसका फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है। और ये मिसाइल पार्क क्यों बनाया गया है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा। ठीक है, अग्निप्रस्थ क्या है, मिसाइल पार्क है और INS कलिंगा की हिस्ट्री प्रोवाइड करने के लिए है। और इसका मेन अट्रैक्शन P-70 एमेटिस्ट है।
एक्चुअली में ये जो है आईएनएस कलिंगा, ये एक एंटी शिप मिसाइल है जो कि वाटर के अंडर लॉन्च किया जाता है। और मिसाइल पार्क जो रहेगा, इट विल बी अ मोटिवेशनल अरीना फॉर माइंड्स दैट आर इंटरेस्टेड इन मिसाइल्स एंड मिसाइल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो जिनको मिसाइल वगैरह की टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये एक मोटिवेशनल अरीना रहेगा। आईएनएस कलिंगा जो है ये एक इंडियन नेवी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि ईस्टर्न नेवल कमांड को रिपोर्ट करती है, और ये है लोकेटेड विशाखापट्टनम में। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये इंडिया अफ्रीका को रिलेटेड है, के रिलेशन से रिलेटेड है। एंड कोविड-19 क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू डीपन इंडियाज़ इंगेजमेंट विथ अफ्रीका। ठीक है, तो कोविड-19 कैसे करेगा वो हम आगे देखेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं कि इंडिया अपना इंगेजमेंट बढ़ाए अफ्रीका से, और क्यों बढ़ाए। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है क्योंकि अफ्रीका का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो सबसे पहली बात तो इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स डिपॉजिटरी। ठीक है, एक नेचुरल रिसोर्स डिपॉजिटरी है। तो क्योंकि वहाँ पे डायमंड, कोबाल्ट, ऑयल, नेचुरल गैस और कॉपर और गोल्ड ये सब काफ़ी पाया जाता है। फिर वहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं अभी, जैसे कि तंजानिया और रुवांडा। एंड वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, लाइक एनर्जी, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में। और वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे यंग लोग काफ़ी हैं, तो आई होप आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ इंडिया वर्सेस चाइना। तो अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में क्या है कि इंडिया और चाइना की भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा वो किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। जैसे अगर पार्टनरशिप के टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया ने उनके साथ में इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट किया हुआ है, और उसी तरीके से चाइना ने कोकैक यानी कि फोरम फॉर चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। फिर ट्रेड यदि देखें तो इंडिया का $62 बिलियन था 18 में, चाइना का $208 बिलियन था। डेवलपमेंट असिस्टेंस हमने 855 करोड़ दिया हुआ है, तो उन्होंने करीब $61 बिलियन दिया हुआ है। 1 बिलियन उसमें से उनका BRI इनिशिएटिव के लिए है। और कंडीशनैलिटी ऑफ असिस्टेंस, जैसे इंडिया ने कोई भी कंडीशन नहीं रखी है, वो एक कंसल्टेटिव मॉडल पे बेस्ड है। इंडिया जो भी अफ्रीका की हेल्प करता है और अफ्रीकन नीड्स के अकॉर्डिंग करता है। और चाइना ने काफ़ी ज़्यादा कंडीशन रखी हुई है, और वो अफ्रीका को क्यों सपोर्ट कर रहा है, ताकि वहाँ की लॉयल्टी को वो खरीद सके एंड परसू चाइनीज़ चेकबुक डिप्लोमेसी। ओके, तो ये करना चाह रहा है चाइना वहाँ पे। देन अभी ऑलरेडी जो है इंडिया और अफ्रीका की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं जो कि 3 पिलर्स पे बेस्ड हैं। वो है हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो हेल्थ में जैसे जेनेरिक मेडिसिन सप्लाई की जाती है, टेली मेडिसिन, मेडिकल टूरिज़्म हो गया। और वैसे ही क्लाइमेट चेंज में देखें तो वहाँ पे सोलर पैनल फैक्ट्री बनाई जा रही है मोजाम्बिक में, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है अफ्रीका ने। एंड सोलर मामाज, ये क्या हैं, इनको वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है सोलर सेल्स वगैरह, सोलर लाइट्स बनाने के लिए। सो सोलर मामाज आर बीइंग ट्रेन फॉर मेंटेनिंग सोलर लाइट्स। और ह्यूमन रिसोर्सेज में भी जैसे 40% जो ट्रेनिंग सीट्स हैं ITEC की, वो अफ्रीका के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। और जो 6000 इंडियन सोल्जर्स भी हैं हमारी तरफ से, वो UN पीस कीपिंग मिशन में डिप्लॉयड हैं अफ्रीका में। ठीक है, तो हमारी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं अफ्रीका के साथ में। नाउ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड बाय कोविड-19। तो अभी हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी कि अभी मौका है उनके साथ में पार्टनरशिप बढ़ाने का, तो कोविड-19 की वजह से तो वो कैसे है। पहली बात तो फंड क्रिएशन, तो एक नया फंड अफ्रीका में बनाया जा सकता है इंडिया के द्वारा। ठीक है, देन इंगेजिंग विथ अदर नेशंस। तो क्वाड+ के अंदर जो 4 डायमंड डेमोक्रेसीज़ हैं, US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो वो अफ्रीकन नेशंस के साथ इंगेज कर सकते हैं, जिनको मतलब ऑलरेडी मतलब इनका जो इंटरेस्ट शेयर किया हुआ है इंडियन ओशियन सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में। और उसके बाद में अभी हमने एजुकेशन की बात करी, तो अभी क्या है, कोविड की वजह से अफ्रीकन स्टूडेंट्स इंडिया नहीं आ पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमने यहाँ पे अपना टेली एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है विद्या भारती करके। ठीक है, विद्या भारती इज़ अ टेली एजुकेशन प्रोजेक्ट। उसको
इंडिया एक्सपैंड कर सकता है टू स्टैब्लिश एन इंडिया अफ्रीका वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप और ई ग्राम स्वराज ऐप का यूज़ कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में कोविड-19 को मैप करने के लिए, तो ये ऐसे टेक्निकल अचीवमेंट जो हैं उनको हम अफ्रीका के साथ में शेयर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अभी ये लोकस्ट का भी जो थ्रेड चल रहा है तो उसमें एंटी लोकस्ट ऑपरेशन में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइडिंग डेटा टू द अफेक्टेड नेशन यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक रिमोट सेंसिंग। तो ये हमने कल के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लोकस्ट को कंटेन करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और उसमें एक सोल्यूशन था रिमोट सेंसिंग। तो उस चीज़ का यूज़ करके हम अफ्रीका के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अ ब्रूइंग स्टॉर्म ऑन ट्रम्प वर्सेस ट्विटर। तो अभी क्या हुआ ना कि दो पोस्ट आई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट थी और ट्विटर ने उसे फ्लैग कर दिया था, और इसके बदले में फिर ट्रम्प ने क्या किया, ही थ्रेटन टू स्ट्रांगली रेगुलेट और क्लोज डाउन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने धमकी दी है कि जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। तो अब सोशल मीडिया का क्रिटिसिज्म क्या किया जा रहा है, तो आउटरीच जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा इट इज़ रिचली रिवॉर्डिंग ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आप देखोगे कि कोई भी आके मतलब अपना एंगर वगैरह देता है, बहुत मतलब किसी पे वो करता है तो उसको है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा और सराहा जाता है कि मतलब काफ़ी प्रेज़ किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स वगैरह भी काफ़ी राइज हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हमने मतलब जैसे कैरी मिनाटी वगैरह के केसेस में भी देखी। ओके, देन यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स। तो वही है कि मतलब प्रोवोक करने के लिए भी पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ गया है, ठीक है। एंड जो सोशल मीडिया इट हैज़ ऑल्सो प्लेड मेजर रोल इन जीनोसाइड्स एंड इलेक्शन रिगिंग। तो किसी एथनिसिटी के अगेंस्ट मतलब वायलेंस वगैरह उसको वही प्रवोक करना और या फिर इलेक्शन में इंटरफेरेंस वगैरह करने के लिए, तो यहाँ इसमें भी सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल कैम्ब्रिज एनालिटिका का भी देखा जा चुका है यूएस इलेक्शंस में। देन द मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ये तो है ही कि मतलब बहुत ज़्यादा फॉल्सहुड्स वगैरह स्प्रेड करते हैं जिसकी वजह से वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है और लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी बढ़ जाते हैं। और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि बहुत डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है, ठीक है। कोई भी कहीं से भी अनोनिमसली भी है ना इसमें डाल सकता है, तो जिसकी वजह से रूमर्स जो होते हैं, अफवाहें, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं, ठीक है। और विमेन के अगेंस्ट भी जो है बुलिंग और रेप थ्रेट्स वगैरह काफ़ी बड़े हुए देखे गए हैं। एंड देयर आर ऑल्सो कंसर्न्स ओवर प्राइवेसी ऑफ यूज़र्स। तो ये भी आपको पता है कि मतलब जैसे कई बार अकाउंट्स वगैरह हैक हो जाना तो उनकी प्राइवेसी होती है, डेटा का मिसयूज़ होता है, पॉलिटिकल बायस क्रिएट होता है और कंपटीशन डिस्टॉर्टेड होने की वजह से एक मोनोपोली बिहेवियर भी बढ़ता है, टैक्स अवॉइडेंस एंड इन्फ्रिंजिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी। तो अभी एक्चुअली फेसबुक का भी एक अटेम्प्ट था कि वो एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे थे, लिब्रा। तो मतलब आप ये सोचो कि एक कंपनी जो है वो खुद से ही अपना एक करेंसी बना रही है। करेंसी वैसे एक कंट्री एक नेशन की होती है, अब ये खुद की अपनी एक करेंसी बना रहे थे। तो इसकी वजह से दिस ट्रिगर्ड सोवरेंटी कंसर्न्स अमंग द नेशंस। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है कि एक कंट्री की एक खुद की गवर्नमेंट होती है और उसके अकॉर्डिंग ही सिटीजन्स जो हैं वहाँ के उनको रूल किया जाता है, ठीक है। और इसमें मतलब एक सोशल मीडिया एक कंपनी अगर अपनी करेंसी लेकर आ जाएगी तो सोवरेंटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो अब करंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस बारे में, व्हाट इज़ द करंट कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट। सो ट्विटर को है ना एक्चुअली में अभी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था ऑफ बीइंग द प्लेटफॉर्म टू स्प्रेड फॉल्स न्यूज़, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड की जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब इनको लगा कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी चाहिए अपने प्लेटफॉर्म की। तो हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पॉलिटिकल डिस्कशन के फैक्ट्स वगैरह होते हैं वो फैक्ट्स सही होने चाहिए। ओके, तो मतलब इंटेंशन जो था वो ये करने का था कि सारे जो डिस्कशंस हों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो एक तो फैक्चुअल बेसिस के हों, मतलब कुछ भी अनाप शनाप
हिसाब ना डाला जाए और डिसेंट हो, लेकिन कोई भी इस चीज़ को इन्फोर्स नहीं कर सकता है। ओके, अब दूसरी बात क्या है कि ये जो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, ट्विटर जैसे, तो ये इनका एक नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है, ठीक है, और काफ़ी डेमोक्रेटिक नेचर है, और इसकी वजह से इनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि माना जाता है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यही चीज़ सही है कि मतलब कोई भी अपना व्यू वगैरह रख सके, ठीक है। तो एक्चुअली में जो अभी करंट कन्फ्लिक्ट है प्रेसिडेंट और यूएस प्रेसिडेंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेके, ये केवल एक कंपोनेंट ऑफ द ऑनगोइंग वाइडर डिबेट, तो एक ऑलरेडी बहुत बड़ी डिबेट जो चल रही है यूएस में ऑन द नेचर ऑफ लार्ज टेक कंपनीज, जो इस तरीके की बड़ी कंपनीज हैं उनके नेचर को लेके ऑलरेडी एक डिबेट चल रही है। और ये खासकर जो चीज़ अभी हम बताएंगे वो यूएस के लिए मतलब बता रहे हैं, और यूएस के फोकस में, लेकिन ये चीज़ जो है ग्रेजुअली ये बाकी कंट्रीज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, इसलिए दिस डिस्कशन इज़ नेसेसरी। ओके, तो जो बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस में, दे नाउ वील्ड इनॉर्मस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इट्स यूजर्स दैट एट टाइम्स कन्फ्लिक्ट्स विथ स्टेट अथॉरिटीज़, ठीक है ना। तो आप ये जैसे आपको ये अभी डिजिटल करेंसी का एग्जांपल बताया लिब्रा का, तो उसी तरीके से इनका जो इन्फ्लुएंस होता है कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह का जैसे केस हो गया, तो इनका इन्फ्लुएंस यूज़र्स पे बहुत ज़्यादा होता है। तो जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, मतलब आप ये सोचो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह फिर किस काम का, अगर सब यही सारी कंपनीज ही करेंगी तो इसकी वजह से जो वहाँ पे जितनी मतलब पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, उनके बीच में एक कंसेंसस है इस बात को लेके दैट देयर इज़ अ नीड फॉर इंक्रीज्ड रेगुलेशन ऑफ बिग टेक कंपनीज। तो जो बड़ी टेक कंपनीज हैं उनका रेगुलेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जैसे रिपब्लिकन्स का भी कहना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एंटी कंजर्वेटिव हैं, और डेमोक्रेट्स का भी ये कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनको ईजिली जो एनिमी नेशंस हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही बात है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जैसे रशिया का रोल माना जा रहा था, ओके। और इस वजह से ये जो है डेमोक्रेट्स ये ब्लेम करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑफ अनफेयर ट्रेड एंड लेबर प्रैक्टिसेस और एंड कॉल फॉर ब्रेकिंग देम अप, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, दोनों के आइडियोलॉजीज़ में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। मतलब बस एक चीज़ बता दूँ कि रिपब्लिकन जो होते हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव और राइट लीनिंग टाइप के होते हैं, और डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो लेफ्ट लीनिंग टाइप के और लिबरल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेकिन आइडियोलॉजी में क्या मेन डिफरेंसेस हैं वो आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। ना यूएस हाउस पासिस उइघुर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी बिल, तो ये एक्चुअली एक लेजिस्लेशन है कॉलिंग फॉर सैंक्शंस ऑन चाइनीज़ ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ उइघुर मुस्लिम्स, ठीक है। तो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं चाइनीज़ ऑफिशियल्स पे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उइघुर मुस्लिम्स के ऑपरेशन के लिए, एंड उइघुर्स या दूसरे जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे हैं, ये चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में खासकर पाए जाते हैं, और यूएन के अनुसार यहाँ पे मोर देन अ मिलियन मुस्लिम्स हैव बीन डिटेन्ड इन द कैंप्स, ठीक है। तो मतलब मिलियन मुस्लिम जो हैं उनको डिटेन यहाँ पे डिटेन किया गया, यानी आप समझिए करीब 10 लाख मुस्लिम से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड इसमें खासकर इनको टारगेट किया गया है चेन क्वांगो को, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी है, एज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट देम। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं। एंड दिस बिल ऑल्सो कॉल्स ऑन यूएस फर्म्स ऑपरेटिंग इन जिनजियांग रीजन। अब यूएस ने क्यों पास किया, बात यह है कि इन्होंने कहा है कि जो भी यूएस की कंपनीज इस रीजन में ऑपरेट कर रही हैं वो ये इंश्योर करें कि इट डज़ नॉट इंक्लूड पार्ट्स यूजिंग फोर्स्ड लेबर। तो जो वहाँ पे फोर्स्ड लेबर से वगैरह पार्ट्स बनाए जा रहे हैं उनको आप अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। मतलब उनको अगर एक्सप्लॉइट करके, उइघुर जो है उनको एक्सप्लॉइट करके अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है तो उसका आप यूज़ नहीं करोगे, ओके। ना उइघुर्स कौन है, जो कि बता दिया, मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है इन द कंट्रीज नॉर्थ वेस्टर्न जिनजियांग प्रोविंस और ये जो है इनकी क्लोजर एथनिक टाइज है टू टर्की और दूसरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो इनकी अगर लोकेशन देखें आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो
ये जो शेडेड वाला रीजन है, ये वाला पूरा, ये उइघुर्स का है। और ये चाइना की बाउंड्री देखिए, ये वाली है, ठीक है। तो ये चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन, एंड उसके बाद में फिर ये कजाकिस्तान वगैरह से और यहाँ पे और दूसरी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उससे ये शेयर करता है बाउंड्री। ओके, सो दिस इज़ द जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, ठीक है। अब चाइना उइगुर्स को टारगेट क्यों कर रहा है, बात क्या आती है, क्योंकि जिनजियांग जो है ये एक टेक्निकली एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना के अंदर, और वहाँ का चाइना का लार्जेस्ट रीजन है, और ये बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, और ये 8 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, रशिया एंड अफगानिस्तान। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन वो है, रीजन है, ठीक है। और पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि यहाँ पे है ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं हैन चाइनीज़, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में आके यहाँ पे रहने लगे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स जो है अपने लिए ले ली हैं। तो जिसकी वजह से उइघुर्स को ये लगने लगा था कि इनकी लाइवलीहुड और आइडेंटिटी जो है इट इज़ अंडर थ्रेट, ठीक है। तो वो इस चीज़ से डरने लगे थे कि भाई नौकरी वगैरह तो सब आपने ही ले ली, मेजॉरिटी में भी आप ही हो, तो फिर मतलब एक होता है ना, एक उनका बिलोंगिंगनेस वाली वो फीलिंग चली जाती है। ओके, एंड जिसकी वजह से 2009 में एक काफ़ी ज़्यादा स्पोरेडिक वायलेंस हुआ था यहाँ पे, और जिसमें 200 लोग करीब मारे गए थे, और ज़्यादातर उनमें हैन चाइनीज़ थे, और ये रीजन का जो कैपिटल है उरुमकी, वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद से ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है, उइघुर्स ने किए हैं। और अब बीजिंग का ये कहना है कि ये जो उइघुर ग्रुप्स हैं वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एक कल्चरल टाइज है अपने नेबर्स के साथ में, ठीक है। तो उनको ये डर है कि मतलब ऑलरेडी जो जैसे पाकिस्तान वगैरह से भी बॉर्डर टच करती है, तो वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि वो अगर कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती है कि मतलब ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहें, तो ये उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिनजियांग में। और इसकी वजह से जो चाइनीज़ पॉलिसी है, इट सीम्स टू हैव बीन वन ऑफ ट्रीटिंग द एंटायर कम्युनिटी एज अ सस्पेक्ट। इस वजह से ये पूरी कम्युनिटी को सस्पेक्ट की तरह देखते हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल यहाँ पे भी रोहिंग्या मुस्लिम्स वगैरह का केस हुआ था, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो एंड लॉन्चिंग अ सिस्टमैटिक प्रोजेक्ट टू चिप अवे एट एवरी मार्कर ऑफ अ डिस्टिंक्ट उइघुर आइडेंटिटी। ओके, तो उनको काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्टफुल तरीके से देख के और उनको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ MNRE जो है यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने शुरू किया है प्रोसेस टू एंगेज कंसल्टेंसी फॉर वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड प्लान, OSOWOG, ओसोवॉक प्लान है। और ये इंडिया क्या करना चाह रहा है इसमें, ये एक इंटरकनेक्टेड पावर ट्रांसमिशन ग्रिड बनाना चाह रहे हैं अक्रॉस नेशंस फॉर सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो ये ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड करना चाह रहे हैं अबाउट शेयरिंग सोलर रिसोर्सेज अमंग वेरियस कंट्रीज, मतलब कंट्रीज जो है वो आपस में सोलर रिसोर्सेज को शेयर करें, इसके लिए ग्लोबल कंसेंसस बनाना चाह रहे हैं, और खासकर वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या करने की बात की जा रही है कि जब एक पर्टिकुलर टाइम पे जो सन होता है वो एक जगह पे शाइन करे, दूसरी जगह पे नहीं, तो दूसरी जगह पे भी उसको उसका सोलर पावर जो है उसको यूटिलाइज किया जा सके बाय अ कॉमन ट्रांसमिशन सिस्टम, एक ऐसी ट्रांसमिशन ग्रिड बनाई जाए, ठीक है, वही मतलब क्लीन एनर्जी को ईजिली ट्रांसमिट करने के लिए। एंड दूसरा ये है कि इस ग्रिड को दे वांट टू इंटरकनेक्टेड विथ अफ्रीका, ओके, एंड इट हैज़ बीन टेकन अप अंडर वर्ल्ड बैंक टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये मेन चीज़ ओसोवॉक की याद रखना। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इट इज़ अ टेक ऑन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना भी ऐसे ही कुछ करना चाह रहा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के थ्रू जो है वो सारी कंट्रीज़ को कंबाइन करना चाह रहा था, तो ये उसके बैकग्राउंड में किया जा रहा है। एंड ऑल्सो इट विल बी एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल, जो तो जैसे US है उसने अभी पेरिस क्लाइमेट डील से विड्रॉ कर लिया है, तो इस केस में मतलब इंडिया जो है एक लीडरशिप वगैरह लेके एक फॉरेन पॉलिसी का टूल की तरह इसको यूज़ कर सकता है। एंड इट वुड बी अ लेवरेज टू
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें भी इंडिया का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। एंड इट एम्स टू डिप्लॉय, जो आईए से आया था उसका एम है कि 1000 गीगावाट से ज़्यादा सोलर जनरेशन कैपेसिटी को डिप्लॉय करना ग्लोबली एंड मोबिलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन $1 ट्रिलियन बाय 2030। ओके, और लास्ट चीज़ इसकी क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है उनमें इन्वेस्टमेंट वगैरह अट्रैक्ट किया जा सकता है, एंड ऑल्सो यूटिलाइजिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसेस। ओके, नाउ इंटरा हेमवे मिलिशिया, ये एक फार राइट हुतू पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा में काफ़ी एक्टिव है। ठीक है, ये बनी कब थी, ये 1990 में बनी थी एज अ यूथ विंग। तो उस टाइम पे जो रुआंडा की रूलिंग पार्टी थी, नेशनल रिपब्लिकन मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, उन एक पॉलिटिकल पार्टी का यूथ विंग की तरह ये बनी थी 1990 में। ठीक है, और ये एक्चुअली में मेन परपिट्रेटर्स थे ऑफ द रुआंडन जीनोसाइड, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख, हाँ 10 लाख तुत्सी, त्वा एंड मॉडरेट हुतूस वर किल्ड फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 1994। ठीक है, तो 1994 में जो जीनोसाइड हुआ था, रुआंडन जीनोसाइड, उसमें मतलब ये देखो, हमने स्टार्टिंग में कहा था दीज आर द फार राइट हुतूस, तो इन्होंने मॉडरेट हुतूस को भी नहीं छोड़ा था, एंड अपार्ट फ्रॉम देम तुत्सी, त्वा वगैरह को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किल किया था। ठीक है, तो 5 लाख से 10 लाख आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा लोग होते होंगे। एंड द टर्म इंटरा हेमवे जो है, इसको वाइडन किया गया है टू मीन एनी सिविलियन बैंड्स किलिंग तुत्सी। तो तुत्सी ट्राइब्स को अब कोई भी मतलब सिविलियन बैंड यदि मारता है, किल करता है, तो उसको इंटरा हेमवे का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैप भी दिया गया है, तो आप लोकेशन समझ सकते हो कॉन्गो की और युगांडा की। ठीक है, और रुआंडा इधर बीच में ही है। ठीक है, सो दिस इज़ द लोकेशन एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम द डे। आई होप आपको ये आर्टिकल्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर दीजिए, एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द वीडियो। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग, स्टे क्रेजी, हैव अ नाइस डे।